जय हिंद दोस्तों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस चैनल पर पीसीएस परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, यूपी पीसीएस हो, उसको ध्यान में रखते हुए जीएस सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। आज भाग 4, जो कि ये पुस्तक है घटना चक्र की, इसके 3 पार्ट हमने कर लिए हैं। आज चौथे पार्ट की बारी है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके बाद जो भी अन्य टॉपिक है उस पर शॉर्ट में डिस्कस होगा। ये किताब अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमने पूरा पढ़ लिया है। हमें अब एक जगह इकट्ठा सिर्फ रिवाइज करना है, तो उसके दृष्टिकोण से ये पुस्तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज चौथे पार्ट में हम देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो भी चैनल पे नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परीक्षाएं तो आयोजित होंगी आज नहीं कल, तो हमें अपने पढ़ाई को जारी रखना है। बिना ज़्यादा समय लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर मैं पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या आप जानते हैं? तो इसमें अगर आप देखेंगे पुराने प्रश्न पत्रों का आप आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कब गठन हुआ, कौन उस समय गवर्नर जनरल था, या उस समय तो गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद कर दिया गया था, क्योंकि 1858 में ही गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय का पद कहलाने लगा। उसके बाद कितने सदस्य उस समय उपस्थित थे, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, सचिव कौन था, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर पूछा जाता है कि किसने कांग्रेस के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में किसने क्या क्या बातें कहीं। जो भी अधिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहे, जिनमें कुछ बड़ा निर्णय लिया गया, तो उनसे भी प्रश्न पूछता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सारे फैक्ट्स देखेंगे। जैसे हम देखते हैं स्थापना, किसके द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, किस सन में हुई, तो 1885 ईस्वी में। और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय थे। प्रथम अधिवेशन किस सन में, कहां पर, और उसके अध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये पूछता है। तो 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ पे हुआ, तो मुंबई, तत्कालीन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमकेश चंद्र बैनर्जी या W.C. बैनर्जी। प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम बने और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक यहाँ पे और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी कि आप यूपी में कितने अधिवेशन हुए, उसकी एक जगह लिस्ट बना लीजिए। कौन सा नंबर का अधिवेशन था, कौन अध्यक्ष था, किस सन में हुआ, ये जो सारे फैक्ट हैं, क्योंकि पूछता है, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ, संख्या में पूछ सकता है, 9, 8, 7, 6। ठीक, वैसे ही बिहार में कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार का भी एग्जाम दे रहे हैं। अगर सेकेंड अधिवेशन की बात करें तो ये 1886 में हुआ, 1886 में, और कहाँ आयोजित हुआ, तो कलकत्ता में। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। अब आपको एक और मैं यहाँ होमवर्क दूंगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि दादा भाई नौरोजी जो थे, ये कितनी बार कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भी बार अध्यक्ष नहीं बना। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन गांव में आयोजित हुआ,
किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? जो इस तरीके के फैक्ट हैं। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? किस अधिवेशन में जनगण मन को अपनाया गया? किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हुआ? या कौन से अधिवेशन में ये पुनः एक मंच पे आए? और मतलब इस तरीके के जो प्रश्न हैं ये हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत प्रश्न आपको पेपर में और हर साल लगभग देखने को मिलता है। ठीक, फिर थर्ड अधिवेशन, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तृतीय अधिवेशन ये 1887 में मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के बने। उसके बाद फोर्थ अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉर्ज यूले जो थे वो पहले यूरोपीय थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये फोर्थ अधिवेशन था 1888 में और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। उसके बाद इसमें पूरा फैक्ट नहीं दिया लेकिन मैंने आपको जो जो बोला है आप प्लीज उस पर जाकर थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा। 26वां अधिवेशन जिसमें जनगण मन को प्रथम बार गाया गया कांग्रेस के इसी अधिवेशन में और उस समय 26वें अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे। और मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पे तो इस अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ था। एनी बेसेंट वाला क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, वो एनी बेसेंट थी। उसके बाद महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। उसके बाद कराची अधिवेशन 1931 बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकारों की मांग हुई और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ जो आप देखेंगे कि हर साल कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा ही है। जैसे सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? 6 सालों तक लगातार वो रहे थे। आप उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके अलावा और भी जो किस में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये जो भी क्वेश्चन है कांग्रेस से संबंधित ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? तो सर वेलेंटाइन शिरोल। इनको सर कहने की जरूरत नहीं है। वेलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने एक भी बार कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है क्योंकि इनकी 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाती है और दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होना रहता है जिसकी अध्यक्षता इनको करनी थी। उससे पूर्व ही इनकी मृत्यु हो जाती है। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक की जितनी रचनाएं हैं, ये गीता रहस्य जो पुस्तक है इन्होंने जेल में, मांडले जेल में जब ये थे, 6 वर्ष का इनको कारावास हुआ था, तब इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। अगला है कि लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मैजिनी लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे ये भी बताइएगा। शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। अगर मैं पूछूं कि कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1907 में कौन था? आप मुझे इसका भी आंसर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी चैनल पर स्पेक्ट्रम की जो संक्षिप्त की है उसका पार्ट 1 मैंने करा दिया है जिसमें भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय तथा उनके संपूर्ण जो भी कार्य है महत्वपूर्ण, देखिए वहीं से क्वेश्चन आता है।
मैं 200% इस बात को कह सकती हूँ कि अगर वायसराय के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पे क्वेश्चन पूछता है या उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं पे, तो वहीं से प्रश्न पूछता है। आज इस वीडियो के बाद मैं सेकंड वीडियो जो भी भारत के प्रमुख चर्चित व्यक्ति रहे हैं, इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो उन चर्चित व्यक्तियों के संबंध में आज मैं सेकंड पार्ट का वीडियो अपलोड करूंगी। आप जा कर के उस वीडियो को भी देखिएगा। आपके बहुत सारे फैक्ट्स जो कंफ्यूजन में हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए कि चर्चित व्यक्ति हैं, अब तिलक हैं, तिलक की सारी कौन कौन सी पत्र का संपादन किया उन्होंने, कौन कौन से मूवमेंट चलाए, किससे जुड़े थे, ये जो भी कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो ये सारे टॉपिक पे बात होगी। अगला है प्रमुख गर्मपंथी नेता। तो प्रमुख गर्मपंथी नेता मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में ही बताया था कि इन 3 लोगों को इसमें लाल, बाल और पाल, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को। इसमें से अरविंद घोष भी गर्मपंथी नेता थे, लेकिन बाद में ये नरमपंथी हो जाते हैं। और नरमपंथी में कौन कौन आते हैं, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, WC बैनर्जी और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। जो भी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए और उनसे जुड़ी जो गतिविधियां रही, हम उस पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभिनव भारत समाज। इसकी स्थापना कब हुई, 1904 में हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आप देखेंगे कि प्रश्न हमेशा पूछता है। जो अभिनव भारत समाज था उसकी स्थापना कब होती है, 1904 में। ये जो अभिनव भारत समाज है ये किसका परिवर्तित रूप है, ये मित्र मेला नामक एक संस्था थी, उसी को उसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुई। उसी को बाद में अभिनव भारत समाज नाम दे दिया गया, उसको परिवर्तित कर दिया गया। तो 1899 में BD सावरकर ने मित्र मेला संस्था की स्थापना की थी, जो बाद में अभिनव भारत समाज के नाम से 1904 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी पिछली साल ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना पे क्वेश्चन पूछा है। तो इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को कौन किया, संस्थापक कौन थे, तो केशव बलिराम हेडगेवार थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। प्रमुख व्यक्ति हैं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ये बंगाल के क्रांतिकारी हैं। युगांतर, संबद्ध संगठन, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी। इनका अन्य नाम क्या है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का बाघा जतीन, इन्हें बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। और ये अनुशीलन समिति और गदर पार्टी से भी जुड़े थे और युगांतर से भी। ठीक है, ये बंगाल के क्रांतिकारी थे और इनका अन्य नाम क्या है, बाघा जतीन के नाम से इनको जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये 1924 में स्थापित हुआ और बाद में इसका नाम 1928 में इसका नाम चेंज हो जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाता है। अक्टूबर 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई और संस्थापक कौन था, तो सचिंद्र नाथ सान्याल थे जो इसके अध्यक्ष थे। और देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है कि इस संस्था से कौन कौन जुड़े थे या कौन कौन नहीं थे उसमें। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चैटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका पहले क्या नाम था, काकोरी कांड, जो कि पिछले वर्ष जब इसके पिछले वर्ष ही सरकार ने इसका नाम बदल करके इसका काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया, जो कि काकोरी नामक जगह पे ये घटना हुई थी। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो थी, 8 डाउन सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजानों को लूटा गया और इसमें 26 क्रांतिकारी आरोपी थे। 40 से 43 लगभग इसमें गिरफ्तार किए गए। इसमें चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए, बाकी 4 लोगों को इसमें फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को। और 5वें जो थे चंद्रशेखर आजाद, जो कि भाग गए और बाद में अपने आप को खुद ही गोली मार लेते, क्योंकि इन्होंने ये शपथ लिया था कि मैं जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा। तो अल्फ्रेड पार्क, जिसको अब चंद्रशेखर पार्क के नाम से हम जानते हैं, इलाहाबाद में,
वहाँ पे इन्होंने अपने आप को खुद ही गोली मार ली थी। तो पिछले वर्ष आप देखेंगे तो प्रश्न कैसे पूछा है कि किस व्यक्ति को किस स्थान पे फांसी दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को अयोध्या, पूरा नाम इसका फैजाबाद था, और रोशन लाल को प्रयागराज में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अब नीचे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आ गया। वही है संगठन, सिर्फ उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। 4 साल बाद इसकी स्थापना होती है 1928 में दिल्ली में, और स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भगत सिंह। दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या। क्यों करते हैं सैंडर्स की हत्या, आप हमें बताएं। 8 अप्रैल 1929 बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, असेंबली में बम फेंकते हैं। उनका उद्देश्य किसी को चोट करना नहीं, उन लोग का उद्देश्य था कि बहरे को मतलब अपनी बहरों तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है, जो हमारा डिमांड है। बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है, तो फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर। और इनका नारा क्या था, प्रमुख नारा इनकलाब जिंदाबाद, पहली बार नारे के रूप में लोकप्रिय बनाया। अगर पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद प्रसिद्ध नारा को प्रसिद्ध किसने बनाया, फेमस किसने किया, तो इन्होंने किया। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ होमवर्क दूंगी, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये नारा बेसिकली किसका है, ये भगत सिंह का नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सूर्यसेन ने इसकी स्थापना की, जो चटगांव शस्त्रागार से संबंधित थे। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 63 दिन तक की थी, वही जो बाघा जतिन है, जतिन दास ने। अपनी पुस्तक वंदे मातरम, अब वंदे मातरम किसकी पुस्तक है, अरविंद घोष की है। वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अरविंद घोष ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, किस सन में की, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अधिवेशन से अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम क्या है, तो शांति घोष और सुनीति चौधरी। यही क्वेश्चन पूछा था पिछले वर्ष ही यूपीपीसीएस में कि कौन सी महिला क्रांतिकारी, कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, जिसमें कनकलता बरुआ, मातंगिनी हाजरा, शांति घोष और अरुणा आसफ अली का नाम था। तो 3 तो उसमें थी। जो शांति घोष थी वो भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं जुड़ी थी। उन्होंने 1931 में जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राएं थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी थी। ठीक है, भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उसमें कौन कौन शामिल थे, कौन कौन सी पार्टी का गठन हुआ, वो देखते हैं। देखिए भैया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ होती है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में। इधर मैं अगर पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, और क्योंकि 1905 अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था। उसी समय बंग भंग विभाजन हुआ था करजन के शासनकाल में। कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में बनारस में होता है और जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। उसी समय फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर करूंगी, हमेशा रिलेट करके याद करने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि अब अगली बार अगर आप भूल गए कि अरे मान लीजिए आपको इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया, ये याद है, उसी से रिलेट करके आप 1905 की और घटनाओं को वहीं पे रिकॉल कर लीजिए और साथ बोलिए, साथ में उसको वो करिए, जिससे क्या होगा कि वो फैक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया। इंडिया हाउस की आधारशिला इंडियन होम रूल सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखी गई। गदर पार्टी से तो हर साल प्रश्न पूछता है।
गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने 21 अप्रैल 1913 को किया। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना था, ठीक है। और गदर नाम से पत्रिका का भी प्रकाशन होता था जो कि उर्दू में था, ये भी मैं आपको बता दूं। जो गदर पत्रिका थी उसका प्रकाशन उर्दू में होता था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसकी स्थापना भी 1913 में सोहन सिंह भाकना के इसके संस्थापक रहते हैं। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नामकरण भी गदर पार्टी कर दिया जाता है। अच्छा, जो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट है, इसी का इसका स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा होता है, जो कि गदर नामक एक अखबार निकालती है और बाद में इसका नामकरण गदर पार्टी के नाम पर कर दिया जाता है। और लाला हरदयाल उसके पथ प्रदर्शक कह सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो भारत में पहली बार अस्थायी सरकार का गठन इन्होंने ही किया था, ठीक है। बरकतुल्ला के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन, स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया, ठीक। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे, मुझे याद आ रहा है शायद 2017 या 18 के पीसीएस में मैडम भीखाजी पर पूरा एकदम पूछा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था इनके पे। इनका जन्म होता है 24 सितंबर 1861 को। इनके पिता सोराबजी फ्रॉमजी पटेल, पति रुस्तम के कामा और निजी सचिव ये रहती हैं दादा भाई नौरोजी की। स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने तिरंगे झंडे का प्रारंभिक रूप था उसको फहराया और इन्हें भारतीय क्रांति की मां के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कामागाटा मारू। कामागाटा मारू प्रकरण भी बहुत ही फेमस है। हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर एक जलपोत निकलता है। भारत के गुरुदत्त सिंह ने जहाज किराए पर लेकर 376 यात्रियों को उसमें बैठाया। कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से उनको रोक दिया। शोर कमेटी का गठन किया गया। देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण के लिए कौन सी कमेटी गठित हुई? तो शोर कमेटी। यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई हेतु इसमें कौन कौन थे? हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक। अमेरिका में रह रहे भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। अगले चर्चित व्यक्ति हैं रास बिहारी बोस। जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी 28 से 30 मार्च 1942 टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन और 15 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन किया। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिया और इन्होंने ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में, मैंने पीछे ही बताया। देखिए, अब इसमें इसके डेट इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे डेट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। निर्णय कब हुई? निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन होगा, उस निर्णय को घोषित कब किया गया? तो 20 जुलाई, याद रखिएगा 20 जुलाई। फिर वो प्रभावी कब हुआ? अब वो लागू कब हो गया? तो 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को शोक दिवस पूरे बंगाल में मनाया गया। राखी दिवस भी मनाया गया, एक दूसरे को राखी बांधा गया। किसके सुझाव पर? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। और प्रावधान क्या किया गया कि बंगाल का विभाजन 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में कर दिया गया। किस लिए किया गया बंग विभाजन? जो बंगाल में क्रांतिकारी, क्योंकि देखा जाए तो क्रांति सबसे पहले बंगाल में हुई, क्योंकि आधुनिकता अगर कहें तो वो बंगाल में प्रवेश कर चुकी थी। सभी चीज़ें बंगाल के ही रास्ते होकर के भारत के अन्य देशों में, अन्य राज्यों में फैली। तो उसी एकता को तोड़ने के लिए जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसने बंग विभाजन किया। बंगाल विभाजन का प्रावधान क्या था कि पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार होंगे और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल, असम, नया प्रांत, और इनका हेडक्वार्टर होगा ढाका।
स्वदेशी आंदोलन घोषणा 7 अगस्त 1905 को। ऐतिहासिक बैठक कलकत्ता के टाउन हॉल। ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया कि हम बहिष्कार करेंगे। कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया कि जो भी ब्रिटिश कपड़े हैं, अंग्रेजी वस्तुएं हैं, उनका हम बहिष्कार करेंगे। इसका नेतृत्व किसने किसने किया? लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी में। एक एक व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किस मूवमेंट से जुड़ा था। स्वदेश बांधव समिति का गठन, अश्वनी कुमार दत्त इसके संस्थापक होते हैं। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी स्वदेशी आंदोलन में रही। किसान, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन का भी जुड़ाव स्वदेशी आंदोलन से था और रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को जो विदेशी कपड़े थे उनका होली जलाने की उन्होंने आलोचना की थी। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई अवनींद्र नाथ एवं गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछ चुका है पीसीएस में। बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कब किया गया? एक 20 जुलाई था जब निर्णय की घोषणा हुई, एक 16 अक्टूबर था जब प्रभावी हुआ और उस दिन शोक दिवस मनाया गया। अब इस विभाजन को रद्द कब किया गया? तो जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और दिल्ली दरबार होता है, उसी समय 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भी घोषित की गई। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो सर एंड्रयूज हेंडरसन लिथफ्रेजर की। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के संबंध के समर्थक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जिस पर इनको पहली बार नोबेल प्राइज मिला, आप बताइएगा कि किस सन में मिला। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण था बंगाल का विभाजन और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा दिल्ली दरबार 1911 में हुई। नेक्स्ट देखते हैं विविध में प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन। देखिए मैं अभी बता रही थी, बनारस अधिवेशन 1905, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। चर्चा सेल्फ रूल प्रस्ताव पर। उसके बाद 1906 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या पारित प्रस्ताव हुआ कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने ही किया? नहीं, सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव पारित हुए। उसके बाद सूरत अधिवेशन होता है रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, ना कि बोस, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। 1907 का सूरत अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पर कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल में। उदारवादियों और अतिवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद, कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों फेमस है? क्योंकि यहीं पर जो 1909 के मार्ले मिंटो के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, जिसकी वजह से और 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाती है। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार रहे, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग पुनः एक मंच पर एक साथ आती है। दिसंबर 1916 लखनऊ समझौता के नाम से भी इसे जानते हैं और अन्य नाम इसका कांग्रेस लीग पैक्ट भी है। मुस्लिम लीग के बारे में देखते हैं। देखिए इसका गठन का प्रस्ताव दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान द्वारा। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ और प्रथम अध्यक्ष आंगा खां। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। प्रमुख अधिवेशन में देखें तो 1907 में कराची में अधिवेशन हुआ, 1908 में अमृतसर, मुसलमानों के लिए यहीं पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई जो 1909 में लागू हो गया।
कुछ दादा भाई नौरोजी से संबंधित फैक्ट देखते हैं। भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बुक का नाम इनका कौन है? उसमें उन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसी में उन्होंने बताया कि किस तरीके से धन का निष्कासन किस किस रूप में भारत से ब्रिटेन की तरफ हो रहा है। मैंने सेकंड पार्ट के वीडियो में बताया है ये सारी चीज़ें, आप देखिएगा। मैंने आपको होमवर्क दिया है कि दादा भाई नौरोजी ने किस किस अधिवेशन की अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और उन अधिवेशनों का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय पार्टी इनका कौन था? उदारवादी दल। और कहाँ के सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था? तो फिन्सबरी। 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी एवं 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। देखिए यहाँ पे दे भी दिया है। गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का संपादन किया इन्होंने, उसकी शुरुआत की। गोखले का कथन इनके संबंध में है कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मार्ले मिंटो सुधार देखते हैं। लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय, जॉन मार्ले भारत सचिव। भारत सचिव के पद को कब समाप्त किया गया आप मुझे बताएंगे, मैंने इसका पीछे मैंने डिस्कस किया हुआ है। भारत परिषद अधिनियम 1909 की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, इसका अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए क्या किया गया? पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जो कि सबसे बड़ा दोष था और इसके सभी लोग विरोधी थे। गांधी जी ने इसको क्या कहा कि इस एक्ट ने, इस अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट है अतिवादियों एवं उदारवादियों के, अतिवादी मतलब गरम दल, उदारवादी मतलब नरम दल के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? तो एनी बेसेंट और तिलक का था। कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी किसे माना जाता है? तो जिन्ना को और तिलक को, मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक को। होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में देखते हैं, मैंने इसके बारे में भी आपको पूर्व में ही डिस्कशन में बताया कि होम रूल जो है लीग दो लोगों ने चलाया, तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तिलक ने अप्रैल में स्टार्ट किया और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्टार्ट किया। तो बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग का स्थापना 1916 में। प्रचार का माध्यम मराठा और केसरी जो इनकी पत्रिका है। अब आपको मैं यहाँ एक और होमवर्क दूंगी कि मराठा और केसरी जो पत्रिका है, साप्ताहिक है, मासिक है, कैसी है, लैंग्वेज क्या है, किस भाषा में इनका प्रकाशन होता है, आप उसको भी देखेंगे। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन रहते हैं? तो जोसेफ बैप्टिस्टा रहते हैं। और सचिव कौन होते हैं? तो एनसी केलकर होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र देखें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार रहता है। अब एनी बेसेंट के होम रूल लीग की बात करें तो इसकी स्थापना सितंबर 1916 में, और इनकी दो पत्रिका है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इसी के माध्यम से ये अपने होम रूल लीग का प्रचार करती हैं। सचिव कौन होते हैं? तो जॉर्ज अरुंडेल होते हैं। और इनके कार्य क्षेत्र को देखें तो बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत के अन्य क्षेत्र। कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं तथ्य। भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया। भारत में होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की। होम रूल आंदोलन की व्याख्या जनवरी 1914 में अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफी लोकप्रिय रहा। एनी बेसेंट फेब्रियन सोसाइटी की सदस्य थी। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ देखते हैं महात्मा गांधी के संदर्भ में। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। पत्नी कस्तूरबा गांधी। पिता करमचंद गांधी या कबा गांधी। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया दक्षिण अफ्रीका में। ये फैक्ट पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। 1899 में इन्होंने क्या किया? द्वितीय आंग्ल बोअर युद्ध के दौरान नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की। और 1902 में विधि कार्यालयों की स्थापना जोहान्सबर्ग में की। 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार का
प्रकाशन स्टार्ट किया और 4 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया। कब ये भारत आते हैं? तो 1915 में आते हैं और बीएचयू के पहली बार बीएचयू के 1915 में जब बीएचयू की स्थापना हुई तो उसके उद्घाटन समारोह में गांधी जी भाग लेते हैं। 1906 में सत्याग्रह के विचार के प्रणेता, 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना, 1913 में सियरल निर्णय के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया, 1914 में करों के टैक्स के उन्मूलन, भारतीय विवाहों की मान्यता और भारतीयों के दक्षिण अफ्रीकी सड़कों पर बिना प्रतिबंध आवाजाही हेतु सत्याग्रह किया। 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में, मूल रूप से जीवनलाल देसाई का कोचरब स्थित जो बंगला है उसमें इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी के सिद्धांत, दार्शनिक अराजकतावादी राम राज्य का युगल सिद्धांत जिसमें सत्य और अहिंसा की बात की, समाजवाद का अर्थ क्या बताया, सर्वोदय, और सत्याग्रह रणनीति इनकी क्या रही, तो सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र रहा उपवास, अंतिम अस्त्र हड़ताल। ठीक है, उद्देश्य क्या था सत्याग्रह का, शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। इच्छा क्या थी कि राज्य विहीन समाज की स्थापना, निष्क्रिय प्रतिरोध, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम प्रयोग इन्होंने किया इसका, राजनीतिक अस्त्र सत्याग्रह, नैतिक शक्ति और सत्य के प्रति आग्रह। भारत में महात्मा गांधी का उदय, अब भारत जब वो आते हैं 1915 में तो उसके बाद अब यहाँ पर वो किस तरीके से अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले वो चंपारण सत्याग्रह में जाते हैं 1917 में। भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है, नील की खेती की तिनकठिया के विरुद्ध आंदोलन। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी का चंपारण में जाना होता है। गांधी चंपारण पहुंचे परंतु ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंत में ब्रिटिश सरकार शोषणकारी तिनकठिया प्रणाली को मजबूरन समाप्त करती है। चंपारण संघर्ष भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह रहता है। उसके बाद खेड़ा होता है, ये भी क्रम से याद रखिएगा, चंपारण 17, खेड़ा 18। कारण क्या होता है, गुजरात के खेड़ा में सूखे के कारण फसल का बर्बाद हो जाना और सरकार द्वारा लगान में छूट देने से मना कर देना। संपूर्ण लगान वसूल करने पर वो उतारू हो जाते हैं कि हमें लगान तो पूरी चाहिए, आपकी फसल बर्बाद हो चाहे कुछ भी। तो इसके विरोध में गांधी जी सत्याग्रह करते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल एवं इंदु लाल याज्ञिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अंत में किसानों को रियायतें दी गई। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, गांधी की प्रथम भूख हड़ताल। ठीक है, मिल मालिकों द्वारा मजदूर को प्लेग बोनस देने से इनकार कर देने के एवज में ये भूख हड़ताल करते हैं। अंत में ट्रिब्यूनल द्वारा श्रमिकों को 35% बोनस देने का निर्णय लिया गया। इनके फेमस जो कथन है वो कौन कौन से हैं, विदेशी कपड़ों का त्याग अंग्रेजों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है कि हरिजनों की सेवा मेरा जीवन है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला है गांधी के प्रेरणा स्रोत कौन कौन है। जॉन रस्किन से सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा ली, थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा, रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना और टॉलस्टॉय से अहिंसक सहयोग का आधार प्राप्त किया। और महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आत्मनियंत्रण महात्मा गांधी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने गए थे। गोखले इनके राजनीतिक गुरु हैं। 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। बम्बई में इन्होंने विधि कार्यालय की स्थापना की और 17 जून 1917 सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण, जिस सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी उसे 17 में साबरमती के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव।
वर्ष 1930 में गांधी टाइम पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द ईयर नामित, और वर्ष 2011 में टाइम पत्रिका ने गांधी को सर्वकालिक शीर्ष 25 महान राजनीतिक हस्तियों की सूची में शामिल किया। गांधी को 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया, शांति के नोबेल के लिए, लेकिन एक भी बार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। कुछ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, नॉट एक्सपीरियंस, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नोआखली प्रवास 1946-47, जब देश विभाजित हो रहा था तो गांधी उसके जश्न में शामिल नहीं थे, बल्कि नोआखली में हो रहे दंगे को शांत कराने में ये लगे थे, लोगों को उससे अपील कर रहे थे। के दौरान महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया जमनालाल बजाज ने। दक्षिण अफ्रीका में प्राण जीवन मेहता ने महात्मा गांधी गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो दक्षिण अफ्रीका में प्राण जीवन मेहता ने। गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज थे। गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया 1934 में, और गांधी का निधन हुआ 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है किसान आंदोलन और किसान सभा। यूपी किसान सभा, इसकी स्थापना फरवरी 1918 में। संस्थापक इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। ये फैक्ट आपको पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूपी के दिखेगा। पूछा है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना उसके संस्थापक कौन थे? तो इंद्र नारायण द्विवेदी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे और इनका वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। कृषि सुधार कार्यक्रम, इन्होंने कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य था। और अन्य नाम किसान प्राण, किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इनका नाम था किसान प्राण। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इसकी स्थापना 1936 में हुई लखनऊ में, ठीक है। और प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, कांग्रेस शब्द को हटा दिया गया। महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे। प्रथम सत्र के महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। और द्वितीय जो सत्र था उसके अध्यक्ष एनजी रंगा थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अखिल भारतीय किसान सभा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना और भू राजस्व की दर को कम करना था। अब देखते हैं बाबा रामचंद्र के बारे में। महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से संबंध, इनका मूल नाम था श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। फिजी में मजदूर रहे ये, और इनके प्रयासों से 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अवध के किसानों को इन्होंने क्या किया था? संगठित किया। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 1928 में बारदोली सत्याग्रह, बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी सत्याग्रह के नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन तिभागा या तेभागा किसान आंदोलन। तेभागा किसान आंदोलन 1946 में, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया विनोबा भावे द्वारा। एका आंदोलन, इसका नेतृत्व पिछड़ी जातियों के मदारी पासी के द्वारा किया गया। और शिकायत क्या थी? कि जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी। इसके केंद्र कहाँ थे? तो हरदोई, बाराबांकी, बहराइच, सीतापुर। मतलब एका आंदोलन यूपी के अवध क्षेत्र में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। मुख्य कारण था जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि, उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा, 50% से अधिक लगान वसूली। अब इसके आगे हम कल देखेंगे, ठीक है।
लगभग अब 1-2 पार्ट और आएगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। फिर मैं इसमें, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है और मेडिवल भी नहीं है, मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया। तो आज यहीं पे अपनी कक्षा समाप्त करेंगे। और प्लीज़ जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।